कि मेरी ढाई हो जा रही है भाई, ये मैंने चर्चाएं दिल्ली तक है आपका, ये स्पेशल नहीं है भाई। आईपीसी में आपका सामान्य सिद्धांत में जो क्वेश्चन आज बता रहा हूँ, ये आईएएस में भी, मेंस में बना है, जे में भी, एपीओ में भी, मैंने हमेशा मेंस में एक क्वेश्चन बनता रहता है और आपका प्री में भी एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, चाहे किसी भी एंगल से बने। आपका आज जो पहले एक और बता दिया जाए, उसके बाद आपका मेंस रिया शुरू करना है एकदम शुरुआती दौर से, और 8-9 केस भी आपको याद करने पड़ेंगे, केवल केस ही नहीं, उसमें का जज याद करना है। और आजकल तो कोटेशन बन रहा है, जाकर के में देखिए कोटेशन भी बन रहा है। तो पहले दुराशय के सिद्धांत को पढ़ने से पहले एक बार दूसरी चीज जानिए, 2-4 मिनट, तब आपका मेंस रिया आईपीसी में पढ़ाया जाए। देखिए कोई भी अपराध अचानक या एकाएक नहीं होता, अपराध के कुछ चरण होते हैं और उन चरणों पर, यानी कि उन आपका कह सकते हैं सीढ़ियों पर, उन स्टेपों पर पहले गौर करना है कि अपराध के कौन कौन से चरण हैं और क्रम से याद भी करना है। जैसे कि आप लोग 2-3 और क्रम बताया जाता है, अपराध के क्रम बताया जाए, 2-3 और पहले क्रम जानिए। जैसे कि आपका संविधान निर्माण का क्रम पूछा जाता है, तो संविधान निर्माण का क्रम क्या है? वो सबसे पहले प्रपोजल या इजब या प्रस्ताव, इसके बाद आपका दूसरा क्रम है स्वीकृति या प्रतिग्रहण या कबूल, तीसरा क्रम है वचन, चौथा क्रम है आपका करार, और 5वां क्रम है सम्मति। इसी प्रकार आपका अगर आप आपराधिक विधि में देखें तो कोई भी अपराध अचानक नहीं होता, उसके कुछ चरण हैं, स्टेप हैं और 4 चरण हैं। उन्हीं 4 चरणों को पहले बताया जाए। सबसे पहला चरण है आशय, फिर आपका दूसरा चरण है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, तीसरा चरण है प्रयत्न या अटेम्प्ट, और चौथा चरण है कार्य की पूर्णता यानी कि कार्य संपन्न हो जाए। दो लाइन इसको समझिए डिटेल में, आगे मेंस में भी पूछा जाता है कि तैयारी और प्रयत्न में सुसंगत वादों का उल्लेख करते हुए डिफरेंस बताइए। तो ये अलग मॉडल चलेगा मेंस के लिए, लेकिन बस शुरुआती दौर में चूंकि हम इंटेंशन बताएंगे तो अपराध के चरण को बताना हल्का सा आवश्यक। देखिए जो ये इंटेंशन है या आशय है आपका, यह देखा नहीं जा सकता, अर्थात ये भौतिक पदार्थ नहीं है, यानी कि फिजिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि मेंटल फैक्ट है, अर्थात केवल इसका भान किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। फिर भी यानी कि केवल बुरा आशय रखना मन में दंडनीय नहीं, यानी कि केवल दुर्भावना या बुरा आशय रखना किसी भी अपराध में दंडनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये कहावत भी कही जाती है कि मानव क्या दानव या देव क्या माने असुर क्या असुर, या आपका मानव क्या देवता भी इसे नहीं जान सकते। अतः आशय को कभी भी दंडित नहीं किया गया, केवल आशय। एक और कहावत कही जाती है कि विधि मनुष्य के हृदय में निवास नहीं करती, वह तो मनुष्य के वाणी आचरण हाव भाव चाल चलन रहन सहन को देखती है और हृदय में निवास नहीं करती। और आशय को साबित करना कठिन काम है, क्योंकि वह मन में क्या अपने पाले था ये साबित करना संभव नहीं। अतः जो पहला चरण है ये कभी भी दंडनीय नहीं, याद रखिए। लेकिन जब कोई अपराध हो जाता है तो ऐसी दशा में ये जरूर दिखाया जाता है कि इस व्यक्ति का इंटेंशन या इरादा या दुराशय या आशय
या आपराधिक मन स्थिति इस कार्य को करने की थी। अब यह पूरा से बताएंगे। अब जब व्यक्ति के मन में इरादा आ जाता है तो वह उस कार्य को करने के लिए प्रिपरेशन या तैयारी शुरू कर देता है। सामान्यतः तैयारी भी दंडनीय नहीं है, क्योंकि अपराध का एक शांत चरण है और ऐसी दशा में इसे भी दंडनीय नहीं बनाया गया है। तैयारी या प्रिपरेशन का मतलब अपराध करने के लिए साधनों को एकत्र करना। यानी कि एक दो उदाहरण देखिए। एक महिला रकमा का वादन पूछा भी जाता है लगातार। एक महिला तेजी से दौड़ते हुए कुएं की ओर जाती है, बीच में ही लोग उसे पकड़ लेते हैं, तो उसका यह कार्य आत्महत्या की तैयारी माना जाएगा या आत्महत्या का प्रयास? तो प्रयास नहीं, क्या माना जाएगा? केवल तैयारी। क्यों? क्योंकि अभी भी उस महिला के पास मौका था कि वह कुएं में कूदने के पूर्व अपने विचार को क्या कर सकती थी, बदल सकती। तो आपका प्रयत्न के लिए दोषी नहीं होगी। और तैयारी, जैसे कि दूसरा देखिए, यानी कि तैयारी करने के बाद भी व्यक्ति अपना इरादा बदल सकता है। एक आप लोगों पर उदाहरण दिया जाए ताकि और दिमाग में बैठे। मान लीजिए कि आपके किसी व्यक्ति के मन में ये आया कि हम LLB करेंगे और APO या सिविल जज की तैयारी करें। तो एडमिशन लिया LLB कंप्लीट किया और या तो उसी समय या बाद में तैयारी में जुट गया। यानी कि साधन एकत्र करना क्या किया? परीक्षा का प्रारंभ। अब तैयारी के बाद भी व्यक्ति मन बदल सकता है और कह सकता है कि चलो कोई बिजनेस कर लें, चलो कोई कारोबार कर लें, चलो प्रैक्टिस कर लें। और आपका कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तैयारी छोड़कर शुद्ध रूप से किसमें लग जाए हम? प्रैक्टिस। यानी कि तैयारी के बाद भी व्यक्ति अपना इरादा क्या कर सकता है? इसीलिए तैयारी दंडनीय नहीं। एक और देखिए, मान लीजिए PCHA का फॉर्म आया, आपने फॉर्म भरा, तो ये तैयारी है। और जब आप जाकर परीक्षा हाल के गेट पर पहुँच के वापस आ गए, सेंटर में वापस आ गए, तब भी तैयारी। लेकिन जैसे ही आपने आंसर की भर दिया, अब ये तैयारी न होकर किसमें जाएगा? प्रयत्न। और जब आप सफल हो गए, अंत में रिजल्ट आया, तो कार्य क्या हो गया? यानी कि आपका भी चरण हो गया आशय। मन में इरादा है, तैयारी के लिए यहाँ आ गए, परीक्षा देंगे तो प्रयत्न करेंगे, और सफल हो गए तो कार्य क्या हो गया? इसी प्रकार व्यक्ति के मन में पहले क्या आता है? इरादा। इरादा के बाद वो क्या करता है? तैयारी। ये दोनों सामान्यतः दंडनीय नहीं है, क्योंकि आपका तैयारी के बाद भी व्यक्ति अपना मूड चेंज कर सकता है। एक और उदाहरण पूछता है, वो देख लिया है। एक जाकर मार्केट से जहर लाया और भी को आशंका हो गई कि ये जहर हमें देगा और हमें जान से मार देगा। बी को पकड़ा गया तो भी अभी भी अपना विचार बदल सकता है। या जो ये चूहे जो थे वह काफी किताब उतर दिए थे और मैंने जब चूहों को मारने के लिए लाया था, बी को नहीं, तो मुख मोड़ने का सिद्धांत, यानी कि अपने या कदम क्या करने का। यहाँ की कोचिंग में भी आते हैं लोग, जैसे कोचिंग में ट्रायल लेने आए तो 2-4 दिन ट्रायल लिए, तो अभी भी उनके पास मौका है कि अपना मुँह क्या करें? मोड़ लें, अपने कदम पीछे खींच लें। यानी कि एडमिशन न करा कर क्या करें? कहीं या तो घर पर बैठ कर पढ़ें, या एडमिशन न लें, या कहीं और पढ़ लें। आपका उनके पास भी मौका रहता है, लेकिन कब तक? एडमिशन के पूर्व। तो आगे देखिए भाई आपका, इसके बाद आपका प्रयत्न आता है। प्रयत्न को परिभाषित करना काफी कठिन काम है, याद रखिए। कब तैयारी प्रयत्न में कन्वर्ट हो गई, ये डिसाइड करना मुश्किल है। इसीलिए आज तक IPC में प्रयत्न की कहीं परिभाषा ही नहीं दी गई। क्रिमिनल अटेम्प्ट की
आज तक परिभाषा IPC में नहीं दी जा सकी, क्योंकि कब किसी कार्य को प्रयत्न माना जाए कब न माना जाए ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है। यानी कि जैसे कि जहर का आपका अब यही पूछा जाता है, ए ने जहर मिलाकर मेज पर रख दिया कि पी आएगा पी लेगा, तो ये तैयारी है कि प्रयत्न है? तैयारी। आप भी आया जहर नहीं पिया तब भी तैयारी, और भी जैसे ही एक बूंद गिलास का डाला और उसके बाद गिलास रख दिया तो प्रयत्न हो गया, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि अगर जहर का मामला है, अगर 10 बूंद से आदमी मरेगा और जैसे ही पहली बूंद उसके मुंह में क्या हुई, अबे ने भी गिलास उठा रख लिया तब भी तैयारी नहीं माना जाएगा, ये भी समस्या पूछी गई। लेकिन एक बूंद भी अगर उसका कहाँ चला गया शरीर में तो ये माना जाएगा कि ये आपराधिक प्रयत्न है। इसके बाद प्रयत्न के बाद आपका पूछा जाता है कार्य की पूर्णता, यानी कि गिलास का जहर पी लिया मर गया तो कार्य पूर्ण हो गया। तो प्रयत्न और कार्य की पूर्णता सदैव दंडनीय है और आशय कभी भी दंडनीय नहीं है, और मात्र तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं है, लेकिन इसके कुछ अपवाद जरूर है। यहाँ उतना संभव नहीं है। जब आगे हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, यहाँ उतना संभव नहीं है शॉर्टकट में कि हम 2 लाइन में बताएं। अब चूंकि अपराध का पहला चरण आशय होता है, तो आशय या दुराशय होता क्या है इसका एकदम इतिहास से देखा जाए और एकदम हम शुरुआती दौर से उठा रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि दुराशय क्या है, तो दुराशय को या आपका मेंसरिया को या आपराधिक मनन स्थिति कहिए या बुरी भावना कहिए, इस शब्द को IPC में स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुराशय क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके परिणाम की पूर्व कल्पना किए रहता है, तो हम कहते हैं कि उस कार्य को करने का उसका आशय था। यानी कि ए बी पर गोली चलाता है और ए परिकल्पना करके बैठा है पहले से कि हम बी पर गोली चलाएंगे तो बी मर जाएगा, तो हम कहेंगे कि ए का इरादा बी को गोली मारकर हत्या करने का था। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि मेंसरिया क्या है, तो जब फिर एक बात समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उसके परिणामों के बारे में परिकल्पना किए रहता है कि इसका परिणाम ये होगा, तो हम कहेंगे कि उसका इरादा इंटेंशन उस कार्य को करने का था। अगर इरादा नहीं था तो व्यक्ति दंडित नहीं होगा। इस पर हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन एक लाइन में दुराशय याद रखें। अगर निश्चितता ज़्यादा है तो हत्या, और थोड़ी बहुत निश्चितता कम हो गई तो हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मामला, जिसे आगे बताया जाए। अब आइए प्राचीन काल से हम उठाते हैं और तब आधुनिक काल तक दुराशय का सिद्धांत देखते हैं। प्राचीन काल में दुराशय का कोई महत्व नहीं था और आपराधिक विधि स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर थी। कठोर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने या जानवर ने या पशु पक्षियों ने या निर्जीव वस्तु ने कोई गलत कार्य किया तो उसके इरादे पर कोई ध्यान न देकर गलत कार्य के लिए सबको दंडित किया जाता था, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह निर्जीव वस्तु हो और चाहे वह मानव, सबको। धीरे धीरे इस स्थिति में विकास हुआ, मैंने इस स्थिति में और आपका सबसे पहले जानवरों और आपका निर्जीव वस्तुओं को दंड से मुक्त किया गया और ये माना गया कि इनमें तो दुर्भावना होती ही नहीं,
आशय होता ही नहीं, अच्छाई और बुराई में ये भेद ही नहीं कर सकते हैं, तो केवल कार्य के लिए इन्हें दंडित न बनाया और मुक्त किया गया। 13वीं शताब्दी आते आते बाजे बैठ हो जाइए। 13वीं शताब्दी आते आते एक मैक्सिम इंग्लैंड में काम करना शुरू किया। एक्टस नॉन फैसिटियम नाइसी मेल्सिटी, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा या दुराशय या इंटेंशन उस कार्य को करने का न हो। यानी कि 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में ये मैक्सिम आई। इस मैक्सिम को दो भागों में तोड़िएगा, यानी कि अपराध के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक एक्टस रिया मतलब आपराधिक कार्य और दूसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक भावना या दुराशा, जो भी कहिए, या आपराधिक मनोस्थिति भी कर सकते हैं। याद रखिए, चाहे दुराशा आए, आपराधिक मनोस्थिति आए, मेंस रिया आए, घबराने की आवश्यकता नहीं। यानी कि अभी झारखंड प्री में भी आपका एपीओ में पूछा गया था, सतर्क रहना कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है, या था एक्टस रिया, मेंस रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अब क्या मार्क कराएंगे? दोनों मार्क कराएंगे। इस मैक्सिम को लागू किया गया। जानवर और आपका पशु पक्षी इत्यादि तो पहले ही मुक्त हो गए थे। इस मैक्सिम को आपका लागू किया गया इस मैक्सिम को लागू किया गया और आपका मानवों पर भी लागू किया गया। अब मानवों पर जब लागू किया गया, पहले इंग्लैंड का कानून देखना है, तब आपका मानवों पर लागू करा जाए। देखिए भाई, अच्छे से इसको जानिएगा, इतिहास से चला जाए। ये जो इंग्लैंड है आपका, याद रखिए, इंग्लैंड में दो प्रकार के कानून। एक जो कानून कहा जाता है वह कॉमन लॉ है। आज कॉमन लॉ के बारे में जान लीजिए, नहीं कि फिर बार बार पूछे कि कॉमन लॉ क्या है। एक खास से लेकर हर एक जगह है। कॉमन लॉ मतलब कि इंग्लैंड की सामान्य विधि। कॉमन मतलब सामान्य और लॉ मतलब विधि। तो हिंदी में हम क्या पर कहेंगे इसे? सामान्य विधि। रटे रहिए। इंग्लैंड में जो दूसरा कानून है वह स्टैट्यूटरी लॉ है। स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब कि सांविधिक विधि, संवैधानिक नंबर, सांविधिक को कहते हैं अधिनियमित विधि, अर्थात जिसे इंग्लैंड की संसद ने बनाया। अब देखिए, प्री के लिए भी इसी में आपका ऐड करते रहा जाए। पहला क्वेश्चन आपका, दोनों कानून पहले समझिए और तब यहाँ से कौन सा प्री का क्वेश्चन बना है वह भी हमें बताते रहना है, क्योंकि भाई आपका अन्य राज्यों में जैसे एमपीएडीपीओ हुआ, यूपीएपीओ हुआ, सीबीआईएपीओ, अब थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा हमें भी पढ़ाने का। और जहाँ से आपका क्वेश्चन टेक्निकल अटैक होता है उसको भाई ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा और बारीकियों को भी ज़्यादा समझाना पड़ेगा। बिहार एपीओ ने बता दिया कि आप एक खंडों में अंतर जानिए और एक बस शब्द का अक्षर रहेगा और उस शब्द को आप पकड़िए। 20 क्वेश्चन ऐसे बिहार एपीओ में आए थे जहाँ की काफ़ी उलझाऊ थे। आपका कौन सा क्लास सही होगा, 1-2% ही अंतर था। भाई अब मॉडल चूँकि आयोगों ने चेंज किया है तो हमें भी अपना मॉडल अब उस अनुसार क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग से एक कदम आगे भी सोचिए कि अब ऐसा बनाया है तो आगे क्या बना सकता है, और इसीलिए आपकी सफल भी है। ये नहीं कि भूतकाल में क्या था वही धारा 84 दिग्गजता है और आपका धारा नहीं, अब दिग्गजता में अंदर से पूछ रहा है। तो ऐसी दशा में आपका हमारा भी कर्तव्य है
कि जो नया ट्रेंड आपका कंपटीशन का है उस अनुसार हम भी डालें और उस अनुसार ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाए। आपका हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है कि परंपरागत पढ़ाई को छोड़िए और जो नई पढ़ाई है उसको कवर करें। क्योंकि देखिए आपका मैंने काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों में आपका 1-2% आप अलग रहेंगे तभी तो आपका होगा। नहीं तो आप भी भीड़ का यानी कि भीड़ से आप क्या हो जाइए एक कदम आगे या पीछे तो आप सफल हो गए और भीड़ में रहे तो क्या हो गए असफल। हमारा कर्तव्य है कि आपको भीड़ से क्या किया जाए, यानी कि 2-3 बातें तो पूरी नहीं मैं बता पाता हूँ, 2-3 बातें ऐसी बताई जाए जो आपका किसी को मालूम न हो या मालूम हो तो कितने लोगों को कम हो। ये हमेशा हम प्रयास करते हैं। देखिए आगे बढ़े आपका इंग्लैंड में 2 प्रकार के कानून हैं और एक कॉमन लॉ कहा जाता है, दूसरा कौन स्टैट्यूटरी लॉ या अधिनियमित विधि या सांविधिक विधि या संहिताबद्ध विधि भी कह सकते हैं। कोडिफाइड संहिता जैसे IPC या किसी संहिता है तो संहिताबद्ध विधि। ध्यान देखिए अब ये कॉमन लॉ इंग्लैंड की परंपरागत विधि, ये पहले याद रखिए, जो इंग्लैंड की प्रथाओं, इंग्लैंड के रूढ़ियों और आपका इंग्लैंड के ट्रेडिशन या परंपराओं या कन्वेंशन यानी कि अभिसमयों पर आधारित है। फिर एक बार देखिए इंग्लैंड में जो कानून प्रथा के आधार पर चलते हैं, रूढ़ के आधार पर चलते हैं, परंपरा के आधार पर चलते हैं या कुछ कन्वेंशन यानी कि समझौते हुए या राजा ने परिपत्र जारी किया जो भी समझौते हुए उस आधार पर चलते हैं, उन कानूनों को हम क्या कहते हैं, कॉमन। याद रखिएगा अपकृत विधि की भी उत्पत्ति इसी कॉमन लॉ न्यायालयों ने की। याद रखिए किसने किया। और दुराशय के सिद्धांत को कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो, इसकी भी उत्पत्ति में पूछी गई है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, कॉमन लॉ। यानी कि जो इंग्लैंड की परंपराओं के आधार पर निर्णय करने वाले न्यायालय थे, उन न्यायालयों ने ही सबसे पहले इस उक्ति को लागू किया और बता दिया कि आपका कह सकते हैं कि दुराशय के बिना किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ये सब आगे बताएंगे, अभी सिद्धांत बता रहे हैं तो उसमें 2 लेक्चर लग जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें शक नहीं है। एक है छोटी छोटी बातें बताने। फिर आगे देखिए और अधिनियमित भी देखिए भाई आपका क्या होती है, जो स्टैट्यूटरी लॉ होता है, अधिनियमित विधि या कोडिफाई लॉ का मतलब ये हुआ कि जिस कानून का निर्माण आपका वहाँ की विधायिका ने यानी कि इंग्लैंड के संसद ने किया, यानी कि जो कानून इंग्लैंड की संसद पारित की है उस कानून को हम क्या नाम देंगे, स्टैट्यूटरी लॉ। और जो परंपराओं पर कानून है इंग्लैंड में क्या नाम देंगे, कॉमन। तो दुराशय का सिद्धांत सबसे पहले किसमें लागू किया गया, कॉमन लॉ की अधिनियमित विधि। दुराशय के सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ की है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड के किस कानून की है, कॉमन लॉ। टाट की उत्पत्ति किसकी है, कॉमन। याद रखिए टाट की उत्पत्ति किसकी है, कॉमन लॉ पर भारतीय अपकृत विधि आधारित है। अब आइए इंग्लैंड में जब न्यायालय परंपरा रूढ़ या अभिसमय के अनुसार न्याय करते थे तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में इस मैक्सिम को लागू करना शुरू किया। और सबसे पहले विक्षिप्तता यानी कि अनसाउंड माइंड, चित्त विकृतता या पागलपन और शैशव यानी कि चाइल्डहुड को बचाव दिया लड़कों को।
यानी कि जो सबसे पहले बचाव दिया गया वह आपका इस समय आईपीसी की धारा 84 में है, चित्त विकृतता, पागलपन। पागल नहीं कहा जाएगा, फिर समझाना पड़ेगा कहीं आपका रोग कर यहाँ। चित्त विकृत कहिए या मानसिक रूप से विकृत कहिए, लेकिन पागल न कहिए। और ये क्वेश्चन आपका आज का इंटरव्यू में इंग्लिश बता सकते हैं, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर देखिए क्यों बोला जाता है, हम बता रहे हैं। देखिए 84 में यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति पागल हो। यह आवश्यक है कि कार्य करते समय उसके मस्तिष्क में दोष था और दोष के कारण वह समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरा कार्य गलत है, या विधि विरुद्ध है, या अवैध है। दिमाग में मैंने वह कार्य करते समय ये सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता था। किसके दोष के कारण? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का दोष पागलपन से भी हो सकता है, बीमारी से भी हो सकता है, और 2 बूंद से भी हो सकता है। तो 2 बूंद वाला कंसेप्ट फिर क्लियर करता है। अगर 2 बूंद के अलावा चित्त माने मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है किसी बीमारी या पागल के कारण, तो 84, और 2 बूंद लिया है तब मस्तिष्क नहीं काम कर रहा है, तो 85 और यानी कि जो 84 में क्वेश्चन और यहाँ निकाला जाए इंटरव्यू में, जो 84 में बचाव का आधार है वहीं 85-86 में भी है। और 84 के नियम को भी स्पेशलाइज किया गया है चित्त विकृत को की धारा में 85 और 84, यानी कि तीनों एक ही साथ पढ़ी जाती है। जब 84 पढ़ाई जाएगी चित्त विकृत पर्सन, तो उसी के साथ आपका बताया जाएगा थोड़ा डिटेल। हम पागल क्यों नहीं कर रहे, इस पर एक लाइन और देखिए। क्योंकि कुछ ऐसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ जहाँ की व्यक्ति पागल नहीं लेकिन उसका माइंड काम नहीं करता है। जैसे कि आपका मेंस में आ चुका है भाई, जो बताया जा रहा है निद्रा में अपराध। तो निद्रा में अपराध का मतलब कि एक व्यक्ति रात में सोया, उसको बीमारी थी कि वह सोते समय चलता था, लोगों को मार देता था, मार करा कर फिर सोता था, और उसे कुछ होश हवास ही नहीं है, तो क्या उसे 84 बचाव देगी कि नहीं? वो पागल नहीं है, बल्कि निद्रा के रोग के कारण उसका मस्तिष्क उस समय का वो बचाव मिलेगा। पागल नहीं है वो, इसीलिए मैं कहा कि पागल न कहिए, अनसाउंड माइंड पर्सन है। इसी प्रकार आपका मिर्गी में अपराध पूछा जाता है। जैसे कि गांव में मिर्गी आ गई, तो मान लीजिए कि पत्नी खाना बना रही है, चाकू से सब्जी काट रही थी, तब तक उसे मिर्गी आ गई। तो गांव में मिर्गी आती है तो लोग क्या सुनाते हैं? थोड़ा आपका उत्साह मैंने जोश में होश न हुआ है, मैंने आवाज़ थोड़ा धीरे है। आपका सही बता रहे हैं भाई, ये जूते या चप्पल, तो चमड़ा का कि किसका? हमें लगता है कि चमड़े का क्या हवा, चलिए चमड़े का और चमड़े का सुनवा दिया जाए, क्या करना है? पति गए चमड़े का चप्पल सुखाने, तब तक आपका पत्नी चाकू ली थी और उसके हाथ में मार दी, हाथ थोड़ा कट गया। तो अब ऐसी दशा में मिर्गी के दौरान वो पागल नहीं है, लेकिन उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, वह बचाव की हकदार हो। और अंतिम आपका उदाहरण प्रसूत उन्मत्ता में आता है, तो 84 में बताया है डिटेल में। हम तो बस एक लाइन बताए कि आपका पागल न कहिएगा, चित्त विकृत भले कर दीजिएगा, अनसाउंड माइंड पर्सन, लेकिन पागल न कहिएगा, क्योंकि पागल शब्द सही 84 में नहीं। अगला देखिए आपका कॉमन लॉ का देखा है। सबसे पहले कॉमन लॉ में जो इस मैक्सिम के कारण कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक का उसका इरादा गलत न हो, आपका बचाव देने वालों ने शुरू किया। और सबसे पहले 2 मामलों में बचाव दिया गया, एक लड़कों को यानी कि छोटे बच्चों को, और दूसरा अनसाउंड माइंड पर्सन।
धीरे धीरे कामनलाल निहाल इसकी एरिया बढ़ाते गए और भारत में भी अब कानून आईपीसी बन गया है। तो भारत में भी आपका 76 से लेकर 106 हम पढ़ेंगे। यहाँ की आपका आशय नहीं है तो व्यक्ति दंड का भागी नहीं बताया जाएगा। वो ठीक है। इंग्लैंड में आइए कॉमन लॉ की देन है, ये याद रखिए। वैसे कॉमन लॉ में लागू की गई, ये भी याद रखना। सबसे पहले किसको बचाव के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ये भी याद रखना है। बालकों को और किसको, चित्त विकृत व्यक्तियों को चलता रहा मामला चलता रहा। अब आइए आपका इसके चुटकी लॉ पर आया है। देखिए आपका अब अधिनियमित बिल पर आइए, यहीं से आपका केस शुरू होगा जाता। जहाँ तक इसके चुटकी लॉ की बात है, इसके चुटकी लॉ का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद ने जो कानून बनाया, जैसे कि आपका अगर कहा जाए भारत में, तो अगर भारत में हम कहें तो भारत के संसद ने या राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है उसे हम क्या कहेंगे, इसके चुटकी लॉ। देखिए जब इंग्लैंड की संसद कानून बनाई तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि क्या आशय का होना आवश्यक है कि नहीं। सबसे पहले जो मामला आता है कि क्या अधिनियमित विधियों में भी दुराशय का सिद्धांत लागू होगा, ये सबसे पहला मामला आता है आर बनाम प्रेस का। और अच्छे से इसको देखना भी है, यानी कि किसका आता है, आर वर्सेस प्रेस। देखिए इसमें थोड़ा ये जो क्वेश्चन दवाई आपका प्री में भी लगातार बनता है। देखिए मॉडल बना दिया है आपका छत्तीसगढ़ में पीओ में बना कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन, ये बना। जो आपका एमपी का मॉडल है उसमें थोड़ा अंदर जाकर बनाया कि प्रिंस को क्यों सजा दी है। और तीसरा क्वेश्चन कि अधिनियमित विधि में या इसके चुटकी लॉ में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं, इस विषय पर प्रथम केस कौन है, तो आर बनाम प्रिंस का। और आपका इसमें लागू किया गया कि नहीं दुराशय का सिद्धांत, नहीं लागू किया। इसके बाद वाले में लागू करेंगे। लेकिन ये केस में हुआ क्या था और जजों कितने जजों की पीठ बैठी थी, कितने से निर्णय आया। और डेट में तो आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं कि अल्पमत में कितने निर्णय थे। कितनी बातें फ्री के लिए कवर करनी पड़ेगी भाई। नए लोग भले एलएलबी में ना पढ़े हो, लेकिन ये कंपटीशन है। एलएलबी नहीं कि 5 क्वेश्चन तैयार करके पास कर दें, कंपटीशन है। और इसमें छोटी छोटी बातों पर विशेष गौर करना। देखिए आपका इसको शुरुआत किया जब एक 14 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था, यानी कि लड़की का नाम एनी फिलिप्स। इंग्लैंड में कानून ये है कि जो कोई किसी लड़की को जिसकी एज 16 से कम है, भारत में यह एज 18 से कम है, लेकिन इंग्लैंड में कितने से कम है, 16। भारत में नहीं, इंग्लैंड का केस चल रहा है। जो कोई किसी लड़की को जिसकी एज 16 वर्ष से कम है उसके संरक्षक की सम्मत के बिना आपका ले जाता है, बहका ले जाता है, फुसला ले जाता है, भगा ले जाता है, तो वह ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 की धारा 55 के तहत दोषी हो। भारत का नहीं, कहाँ से चल रहा है, यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट की धारा 55 में ये प्रावधान। प्रिंस ने क्या काम किया कि एक लड़की एनी फिलिप्स थी जो वास्तव में 14 साल की थी, देखने में 16 से अधिक लग रही थी। तो आपका प्रिंस ने यानी कि अभियुक्त ने ये पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो लड़की ने बताया
कि 16 साल से अधिक और लड़की की सम्मत से प्रिंस और बिना उसके गार्जियन की सम्मत के प्रिंस उस लड़की को अपने साथ ले गया। प्रिंस पर व्यपहरण का मुकदमा चला। विवाद बढ़ते बढ़ते हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चला गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ये डिसाइड करना था कि क्या प्रिंस को सजा दी जाए कि नहीं। देखिए प्रिंस क्या बचाव ले रहा था अभी कि हजूर हमारा इरादा किसी 16 साल से कम की लड़की को बिना उसके गार्जियन के ले जाना नहीं। और दूसरा, हजूर लड़की देखने में भी 16 से ऊपर लगती थी और पूछने पर भी अपना एज बताई कि मैं 16 से ऊपर हूँ। अतः मैंने गुड फेथ में, बोनाफाइड में सद्भावना पूर्वक विश्वास किया कि ये 16 से ऊपर होगी। अतः मैं इसको ले गया। अतः चूंकि मेरा दुराशय नहीं था इस कार्य को करने का, मैंने सद्भावना में कार्य किया, दुर्भावना में नहीं। अतः मुझे सजा न दी जाए। ये किसका तर्क था? अभियुक्त का। अभियुक्त कौन था? प्रिंस। अभियोजन तर्क दे रहा था कि हजूर ये अवैध कार्य किया है, विरुद्ध कार्य किया है, अनैतिक कार्य किया है और इसको सजा दी ही जाए, नहीं तो समाज में बुरा प्रभाव जाएगा। अब 17 जजों की पीठ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठी। 16 जजों ने प्रिंस को सजा दी, लेकिन एक जज ने अल्पमत में निर्णय दिया और वह जस्टिस ब्रेट थे। याद रखना कौन सा? ब्रेट। जस्टिस कौन थे? ब्रेट। उसने कहा कि प्रिंस को बरी किया जाए, अर्थात 16-1 से निर्णय आया। कितने से? और 16 जजों में जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वह के आपका कह सकते हैं ब्लैक पर, जो पूछा जा चुका है। और 16 जजों ने प्रिंस को व्यपहरण के लिए दोषी ठहराया, लेकिन अलग अलग व्यू दिया। कुछ जजों ने कहा, यही आपका एमपीएडीपीओ में पूछा गया, अंदर जाकर देखिए एमपीएडीपीओ का मान कि प्रिंस को क्यों सजा दी गई, तो सतर्क रहना क्योंकि उसका कार्य क्या था? अनैतिक था। पहला ऑप्शन दे देगा। कुछ जजों ने अनैतिक माना, कुछ जजों ने माना कि इसका कार्य विधि के विपरीत था, यानी कि लॉ के अगेंस्ट था। ये भी सही है। कुछ जजों ने माना कि ये दोषपूर्ण कार्य किया है, अतः उपयुक्त सभी मार कराइएगा, अगर फ्री में भी आ जाए। इन सभी कारणों से जजों ने अलग अलग राय व्यक्त की, लेकिन सभी कारणों से प्रिंस को सजा दी गई। और इसी में आपका इंग्लैंड में अपराधों को 2 वर्गों में बांटा गया और वही समझना है। देखिए आपका इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपराधों को 2 वर्गों में बांटा। तो पहला आपका भाई क्लियर कट रखे, अधिनियमित विधि में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं, इस विषय पर प्रथम वाद कौन है? तो 1875 का है, आर बनाम आपका इस बात में लागू नहीं किया गया और आपका सजा दी गई। और आपका लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपराधों को 2 वर्गों में बांटा। हम भी बंटवारा कर दे रहे हैं भाई। एक सामान्य दायित्व के अपराध और दूसरा कठोर दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कठोर दायित्व में सामान्य बातों में बताया गया। देखिए आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपराधों को 2 वर्गों में बांटा, एक सामान्य दायित्व के अपराध और दूसरा आपका कह सकते हैं कि दूसरा जो बनाया कठोर दायित्व का अपराध। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि मेंस रेया का सिद्धांत सामान्य दायित्व के अपराधों में लागू होगा, लेकिन कठोर दायित्व के अपराधों में लागू नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आपका सामान्य दायित्व के अपराध हैं तो ऐसी दशा में
स्नान फैसिट रनाइसी में शिक्रिया का सिद्धांत लागू होगा और अभियुक्त को तभी सजा दी जाएगी जब उसका इरादा उस कार्य को करने का हो। लेकिन अगर अपराध इस दायित्व में आ जाए, कठोर दायित्व में, तो यहाँ दुराशय काम नहीं करेगा और अभियुक्त को बिना दुराशय के ही, बिना आशय के ही मात्र गलत कार्य करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो फिर आपका जो व्यपहरण है वह किसमें आएगा? सामान्य दायित्व की कठोर दायित्व, तभी तो सजा दी गई, किसमें आएगा? और भारत में भी मैं बताया था, भले भाई मैं लोग न पकड़ पाए ज़्यादा, मैं कठोर दायित्व के 5 अपराध बताया था और उसमें एक भारत में भी किडनैपिंग मैं बताया था कि आज भी भारत में किडनैपिंग या व्यपहरण कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है और भले अभियुक्त का इरादा न हो गलत कार्य करने का, फिर भी वह दंड का भागी होगा। अगर भारत में लड़की की एज कितनी है? 18 से कम, लड़का है तो 16 से। इंग्लैंड में अलग है, लड़की है तो 16 से कम और लड़का है तो 14 से कम। और भारत में लड़की है तो 18 से कम और लड़का है तो 16। और अंतर भी याद रखिए। इस प्रकार आपका ये केस निपटा, मैंने भाई विचार किया गया लेकिन अभियुक्त को छोड़ा नहीं गया क्योंकि उसका मैंने जो अपराध था किस कैटेगरी में आ गया ये हम नहीं बता रहे, हाउस ऑफ लॉर्ड ने बता। तत्पश्चात आपका मामला चलता रहा 2-4 साल बाद फिर एक केस आया और आपका क्वीन बनाम टॉमसन का केस है। क्वीन बनाम टॉमसन, इसमें देखिए भाई आपका ये केस है आपका 1889 1889। देखिए 75 का था। क्वीन बनाम टॉमसन का केस आपका 1889 का, याद रखिए भाई कब का है? 1889। देखिए इसमें भाई 1889। इसमें देखिए हुआ क्या और अच्छे से जानना है। इसमें भी इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन बना है। देखिए श्रीमती टॉमसन का जो विवाह था वह टॉमसन नामक व्यक्ति से हुआ और तत्पश्चात आपका जो उसका पति था वह माने अमेरिका जा रहा था काम करने और आपका उसके बाद जब वो बात कर करी, जब वह चला गया तो उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। उसकी पत्नी ने लोगों से पूछा कि हमारे कोई लेटर वोटर नहीं आया, उस समय फोन कहा था, कोई लेटर नहीं आया। तत्पश्चात आपका उसने काफ़ी पता किया, परिचितों से पूछा तो लोगों ने ये कहा कि वह जहाज डूब गया और तुम्हारा पति क्या हो गया, मर गया। ये लोगों ने कहा। तो काफ़ी खोजबीन की, परिचितों और रिश्तेदारों को पूछे और आपका एविडेंस की तुरंत एक धारा कवर करना है 108 आपका मृत्यु की उपधारा या सिविल डेथ। देखिए साक्ष्य अधिनियम में भी कवर करते रहना है। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा? 107 में जीवित होने की उपधारणा और 108 में मृत्यु की उपधारणा। तो पिछले कितने साल से जीवित था तो आज भी जीवित माना जाएगा 30 साल, और पिछले कितने वर्षों से गायब है तो मरा माना जाएगा 10 साल। कौन सी धारा एविडेंस की? 108। तो श्रीमती टॉमसन देखिए क्या अभी एक को नहीं बचा था, यानी कि 7 साल में 1 या 2 दिन बचा था। तब तक टॉमसन ने क्या किया कि दूसरे पुरुष से मैरिज कर लिया, यानी कि विवाह कर लिया और उसका पति वापस आ गया। तब तक 2-4 दिन बाद अब समस्या, पति ने इल्जाम लगाया अपनी पत्नी पर, जब तुम हमारे रहते हुए दूसरे पुरुष से विवाह की हो, अतः बाइगेमी या दुर्विवाह के लिए तुम दोषी होगी, और श्रीमती टॉमसन पर मुकदमा चलाया।
यानी कि कुल मिलाकर आपका आईपीसी की धारा 494 और 495 कवर करना है बाइगेमी में। आपका एविडेंस की धारा कौन सी? 108 7 साल वाला, और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 का कौन सी शर्त पर? 3 एंगल से देखना है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 का कौन सा खंड? पहला। और आपका ये एंगल भारत में भी याद रखना है, भले इंग्लैंड का केस। श्रीमती टाल्सन पर मुकदमा किया गया बाइगेमी के लिए। आपका ऑफेंसेज अगेंस्ट, वही कानून था, ऑफेंसेज अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 की धारा 55 नहीं, बाइगेमी के लिए दंड था 57 तो प्रिंस पर कौन सी धारा लगी थी? 55। और टाल्सन पर कौन लगी? 57। कौन सी धारा? और यहाँ का कानून नहीं, कहाँ का कानून? और भारत का कानून रहता तो या तो 494 आईपीसी या कौन सी लगती? भारत में भी ऐड करते रहिए, भारत में क्या। श्री निचले न्यायालय ने श्रीमती टाल्सन को 1 दिन की सजा, ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि श्रीमती टाल्सन को निचले न्यायालय ने अपराध का दोषी माना, बाइगेमी का, और सजा दिया। लेकिन सजा कितने दिनों के लिए दिया? 1 दिन। श्रीमती टाल्सन अपील की और पहुँचते पहुँचते मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुँच गया, यानी कि सबसे बड़े न्यायालय। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने श्रीमती टाल्सन को बाइज्जत बरी कर दिया और शुद्ध रूप से पहली बार अधिनियमित विधि में इस मैगजीन को लागू किया कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा आपका बुरा न हो। और न्यायालय ने कहा कि श्रीमती टाल्सन गुपचुप तरीके से विवाह नहीं, वह पूरा खोलबीन की, पूरा विवाह के समय पूरा रिश्तेदारों नातेदारों को आपका कह सकते आमंत्रण काट दिया, बुलाया गया। और यानी कि इसके मन में दुराशय नहीं था, दुराशय रहता तो गुपचुप तरीके से क्या कर लेती? शादी। ये तो पूरे समाज को बुलाकर शादी की गई है और ये विश्वास करके हमारा पति क्या किया हुआ है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस केस में याद रखे सर्वप्रथम दुराशय के सिद्धांत को लागू किया और श्रीमती टाल्सन को क्या किया? लेकिन सतर्क रहना, निचले न्यायालय ने सजा दी थी लोअर कोर्ट में, कितने दिन की? 1 दिन। ये भी देखिए आगे भाई आपका फिर आता है सिराज बनाम डी रूपीजन, तो ये पूछा जाता है सिराज वर्सेस डी रूपीजन का केस। ये केस भी आपका लिखना भी है मेंस में और काफी पूछा जाता है, बहुत आपका डिटेल में पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कई बार यूपी एपी और ये तमाम राज्यों में आ चुका है। इसमें जो कोटेशन हम बताएंगे वही कोटेशन ज़्यादा आता है। इस केस में कहा गया, इसमें लॉर्ड राइट से भाई जज का नाम, देखिए इसमें जो जज का नाम था लॉर्ड राइट, ये यहाँ तक पूछा गया है। देखिए इसमें हुआ क्या भाई आपका डिटेल में, देखिए एक पुलिस वाला था और वह अपनी ड्यूटी पर था और इंग्लैंड के कानून के अनुसार अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर हो और उस दौरान उसे कोई मादक पदार्थ बेचे, यानी कि 2 बूंद वाली बोतल बेचे, ना तो 4 बूंद बना दिया जाए, तो बोतल भर दिया जाए, क्योंकि भाई आपका होली में तो बिना भरे पंचायत चुनाव आ गया है, तो क्या गांव के लोग 2 बूंद से मार जाएंगे? देखिए क्या गांव के लोग 2 बूंद से मान जाएंगे? नहीं, उनको तो पूरी क्या चाहिए? बोतल, हमें शराब कबाब सब चाहिए। देखिए आगे वैसी दशा में आपका फिर आगे बढ़ाया जाए।
एक शराब विक्रेता, देखिए पुलिस वाला सादे ड्रेस में आया। शराब विक्रेता ने ये विश्वास किया सद्भावना पूर्वक कि पुलिस वाला इस समय ड्यूटी पर नहीं है, अतः उसको शराब बेचा। तत्पश्चात क्या काम हुआ कि आपका उस व्यक्ति पर यानी कि शराब विक्रेता पर पुलिस को ऑन ड्यूटी शराब बेचने के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया कि इन्होंने पुलिस वाले को ड्यूटी के दौरान शराब बेची है। अब आपका न्यायालय को ये डिसाइड करना था कि क्या शराब विक्रेता को दंडित किया जाए कि नहीं। तो सिराज बनाम डी डिवीजन में जस्टिस लॉर्ड राइट ने शराब विक्रेता को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि शराब विक्रेता ने गलत कार्य तो किया, लेकिन उसका इंटेंशन किसी ऑन ड्यूटी वाले आपका कह सकते हैं कि व्यक्ति को शराब बेचना नहीं था, यानी कि सद्भावना में काम किया कि दुर्भावना में। सद्भावना। यही अगर पुलिस वाला अगर ड्रेस में रहता तब बचाव नहीं मिलता। याद रखिए, पुलिस वाले अपने सादे ड्रेस में था, अपनी वर्दी में नहीं था, तो विश्वास किया शराब विक्रेता कि हो सकता है ड्यूटी भाई ड्यूटी पर नहीं है, तभी तो इधर आए हुए हैं, तो भूलने नहीं। आपका वैसे भी मैं बता दूं भाई, बुरा कोई ना माने जिसके घर के लोग पुलिस हैं, क्योंकि तमाम घरों के लोग हैं। ज़्यादातर पुलिस वाले बिना 2 घूट के रात में ड्यूटी नहीं करते। और अगर कभी आप रात में थाने पर किसी चले जाइए तो दरोगा जी आपका देखिए किस अवस्था में है, और जाएंगे तो पहले तो 4-5 गाली ले अपनी भाषा में जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। एक नियम चलता है ना, ट्रेनिंग में गाली दिया जाएगा ट्रेनिंग वालों द्वारा दरोगा जी को। दरोगा जी अपना देंगे सिपाहियों को, सिपाही देंगे आम जनता को। ये ट्रेनिंग में ही शुरू हो जाता है। अपना वो भाषा अंग्रेजों के ज़माने की चल रही है और इसमें आज तक सुधार नहीं हुआ। न्याय विभाग है जिसके लिए अभी यूपी में नया कानून नहीं बना। 1861 से हम लोग गवर्न हो रहे हैं आज भी, और नया कानून अब तो बना लीजिए ताकि पुलिस जो अमानवीय व्यवहार कर रही है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है, उसके लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आगे बढ़ा दे भाई। इस केस में लॉर्ड राइट ने जो कोटेशन दिया वही कोटेशन भाई बार बार और उसी को अच्छे से तैयार रखना है। देखिए क्या कहा, प्रत्येक अधिनियम में मना स्थिति अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कानून में आपका दुराशय का सिद्धांत समाहित है, ये माना जाए जब तक कि अभियोजन ये साबित न कर दे कोर्ट में कि जो यह कानून जो बनाया गया है ये बिना दुराशय के ही मात्र कार्य के लिए व्यक्ति को क्या ठहराएगा दंड। यानी कि एक लाइन ये आया कुल मिला कि अधिनियमित विधियों में संसद ने कुछ नहीं लिखा था कानून में, लेकिन इंग्लैंड के न्यायालयों ने अधिनियमित विधि में भी दुराशय के सिद्धांत को लागू किया। अब भारत आ जाए, पहले मेंस वाला मॉडल चल जाए, ये 3 आपका केस लिखिएगा मेंस में, इसके बाद भारत में कम से कम 2 केस, तब एक्स्ट्रा बताएंगे भाई, पहले एक मॉडल हो जाए। जहाँ तक भारत की बात है, क्या भारतीय विधि में या आईपीसी में दुराशय के सिद्धांत को समाहित किया गया है कि नहीं आपका, तो इस पर विद्वानों में मतभेद है और इसी मतभेद को एमपीएडीपीओ ने पूछा था। सतर्क रहना है। आपका देखिए मॉडल कैसे पूछा था, और आपका भाई सीबीआई एपीओ इत्यादि में न जाने कि आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पूरे देश के लोग देंगे और पूरे देश के लोगों से आपके क्या है, बिहार यूपी में तो भाई तमिलनाडु से कोई फाइट नहीं है आंध्र प्रदेश से, लेकिन सीबीआई एपीओ में अगर देना चाहते हैं तो ये मान कर चलिए कि आपको पूरे देश के लड़कों से फाइट करनी है और आप इस योग्य होइए ताकि कोई भी आ जाए
तो हम आपको जानकारी में आप कम न रहें। इस युग की बनी है, चाहे आ जाए विदेश का आ जाए या देश का, पर इस युग पढ़ना पड़ेगा। देखिए एमपीओ ने क्या पूछा था कि किस विद्वान का मानना है कि भारत पे दुराशय का सिद्धांत लागू नहीं हो, या दूसरा मॉडल बन सकता है लागू होता है। तो एक विद्वान आरसी निगम महोदय है, वह कहते हैं कि भारत में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है। किताब भी लिखे भाई। फिर एक बार देखिए, भारत में दुराशय का सिद्धांत लागू है कि नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। तो मतभेद में पहला मतभेद हम दिखाएं आरसी निगम का। आरसी निगम का मानना है कि भारत में मेंसरिया का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात यह सिद्धांत की मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो, ये लागू होता है। और आपका यानी कि आशय नहीं है तो व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। पहले आरसी निगम का मैंने एंगल देखा जाए, तब आपका दूसरा एंगल हम देखेंगे। आरसी निगम ये बताते हैं कि भारत में जो दुराशय का सिद्धांत है उसका दो तरीके से वो लागू है। एक जो तरीका बताते हैं वह नकारात्मक बताते हैं, यानी कि कौन सा तरीका नकारात्मक, और दूसरा ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बताते हैं। नकारात्मक का उदाहरण 76 से लेकर 106 तक ये देते हैं, और सकारात्मक का हम उदाहरण देंगे। आपका एक धारा में उदाहरण हम अपने मन से देंगे, ये भी देते हैं तमाम उदाहरण, लेकिन हम एक ही उदाहरण देंगे। आपका आईपीसी की कौन सी धारा का 378 का, देखिए ध्यान से अच्छे से भाई। आरसी निगम ये मानते हैं कि दुराशय के सिद्धांत को नकारात्मक रूप से अप्लाई किया गया है आईपीसी के अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106, जिसमें कि उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहाँ की व्यक्ति आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन आशय न होने के कारण आईपीसी उसे क्या दे देती है, बता। यानी कि एक तस्रिया होती है लेकिन क्या नहीं होता, मेंसरिया, इसलिए उसे क्या दे दिया जाता है अभियुक्त को। ये सकारात्मक की नकारात्मक, ये नकारात्मक है। ये जो 76 से लेकर 106 है ये नकारात्मक नेचर का, क्या आशय नहीं है नहीं, आशय नहीं मैं लगा दिया तो नहीं मतलब क्या, ठीक है। आशय न होने के कारण अभियुक्त को क्या दिया गया, अच्छा। अब आप तो पॉजिटिव वे में चलिए। आरसी निगम ये कहते हैं कि आईपीसी में सकारात्मक रूप से भी दुराशय के सिद्धांत को समाहित किया गया है, और जो भी परिभाषाएं अपराध की दी गई है, यही दिमाग क्लिक ज़्यादा करना है अच्छे से, जो अपराध की परिभाषाएं दी गई हैं, दुराशय को दर्शाने वाले शब्दों को उसी परिभाषा में एक आवश्यक तत्व के रूप में समाहित कर दिया गया। यानी कि अलग से दुराशय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परिभाषा में ही एक ऐसा शब्द लिखा गया है जो दुराशय को इंडिकेट करता है, अलग से बताने की आवश्यकता। तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका चोरी का देखा जाए, और आपका चोरी के अपराध के लिए बताइए कितने तत्व होने चाहिए, कितने आवश्यक है। पहला, कैसी संपत्ति, किसी के क्या हो, कब्जे में, कब्जे से कहाँ ले जाया गया, बाहर, कब्जेधारी की सम्मति के बिना, और
आपका संपत्ति हटाते समय इरादा क्या हो, इस आने या बेईमान। अब आप लोग बताइए तो दुराशय या मेंसरिया को दर्शाने वाला शब्द इसमें कौन है? कौन शब्द है? बेईमान। तो आरसी निगम का भी मानना सही है कि अपराध की परिभाषाएं दी गई है, उसी परिभाषा में एक शब्द ऐसा लिखा गया है जो किसको इंडिकेट करता है? दुराशय को। और जब तक कि वह शब्द फॉलो न हो तब तक अभियुक्त को सजा नहीं दी जाएगी। तो एक दो उदाहरण, तो इस उदाहरण में दुराशय को कौन इंडिकेट करता है? शब्द 5 आवश्यक शब्द में बेईमान। और पूछा भी गया था, निश्चित तौर पर यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए बेईमानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सामान हटाते समय ही इरादा इस ऑनेस्टली या बेईमानी का हो तो चोरी, और पश्चातवर्ती इरादा बेईमानी का हो तो आपराधिक दुर्विनियोग। यही आपका जेल में पूछा गया था, कई लोग गलत करके आते। इरादा खाते का उदाहरण देखिए। एक किसी फंक्शन में गया और आपका अपना छाता और दूसरे का भी छाता था वहाँ, और अगर फंक्शन से निकला और दूसरे का छाता उठाकर अपने घर आ गया, तो अगर दूसरे का छाता उठाते समय उसके मन में बेईमानी थी, यानी कि जानता था कि ये छाता दूसरे का, तो चोरी हो। और आपका गलती से जल्दीबाजी में उठा लाया, घर आकर देखा कि दूसरे का छाता है, तब मन में उसके इरादा गलत हो गया कि चलो अब हम नया छाता है नहीं लौटाएंगे, हमारा पुराना था। अब चोरी नहीं, क्योंकि संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का नहीं था। कब बेईमानी का हुआ? बाद कौन सा अपराध होगा? 403 में IPC आपराधिक गुण। कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं एक लाइन में, आपके निगम का जो सकारात्मक पहलू है कि अपराध की जो परिभाषाएं दी गई, उन परिभाषाओं में एक तत्व ऐसा है जो मेंसरिया को इंडिकेट करता है, और जब तक वह तत्व न रहे तब तक व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। और हम भाई ज़्यादा उदाहरण नहीं बताए, कितना हम बताए? केवल एक, कौन सा? आपका चोर। यानी कि जब तक एक और उदाहरण देखिए भाई, ये जाता है और आपका ये समझता है कि ये मेरा चप्पल है, दूसरे का चप्पल उठा लेता है सद्भावना पूर्वक, ये कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक का इरादा बेईमानी का, जैसे कि मित्रता में भी पूछा जाता है कोई। एक मित्र बी के कमरे में गया और ये हुआ कि उसका मोबाइल 10-15 मिनट के लिए छुपा दिया जाए। इरादा ये नहीं था कि लेकर चले जाएं, इरादा ये था कि इससे पनीर की पार्टी लेंगे। आजकल तो लोग कर ही रहे हैं कि पनीर लेकर पहुंच जाइए 100 ग्राम और बैठ जाइए, पनीर लाया हूँ, और 100 ग्राम की पनीर में आपका यानी कि 20 रुपये की पनीर में 40 रुपये का मसाला तेल डालो और बनाओ। भाई पनीर तो हम ही लाए थे, आप कहाँ लाए थे? लोग कहते हैं ना कि आप तो केवल क्या किए, लेकिन यार 40-50 महंगा है वो कोई नहीं कहेगा कि जितना का पनीर नहीं उठता तो कई गुना मसाला तेल में लग गया। आपका अलग बात है। देखिए भाई आपका कितना यार क्लास चलेगा भाई, आपका भाई फिर एक बार सूचित कर दिया जाए, कल कोई क्लास नहीं रहेगी, ना GS की रहेगी, ना आपका ला की, ना इंग्लिश। सोमवार को भाई आपका चलेगा, यानी कि सोमवार को क्लास आपका चलेगा, और सोमवार को थोड़ा शेड्यूल सही किया। और तो आपका कल बंद रहेगा भाई सारा क्लास, आज शाम वाला चलेगा, कल शाम वाला भी बंद रहेगा, बता दिया ना। किसी आते हैं सोमवार को पढ़ा किसी चलाएंगे तो शाम वाला बंद करना पड़ेगा, कोई मामला आ जाएगा शाम वाले।